नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी हिंदी व्याकरण की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, वो किस प्रकार से 52 होते हैं उनको गिन करके देखा था। और इसके अलावा मैंने कविता के माध्यम से उसको याद करवाने की भी कोशिश की थी। तो आज की क्लास में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपको पता है कि स्वरों का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। एक तो जीवा की आकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, एक मुखाकृति के आधार पर और एक ओष्ठाकृति के आधार पर। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुंह है उसकी अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं। उसी प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से जो हिंदी में है 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। और संस्कृत में अगर उसके आधार पर देखें तो 3 भेद होते हैं, वो प्लुत भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो आपको पता है कि जो मूल स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और री हमने पढ़े हैं, मूल स्वर वही होते हैं ह्रस्व स्वर, और इनके बोलने में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में इनसे दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं, जो इन्हीं मूल स्वरों के या ह्रस्व स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वर को हमने संधि स्वर के रूप में भी पढ़ा था और संयुक्त स्वर के रूप में भी, और इसको गुरु स्वर भी कहा जाता है। ये सभी नाम किसके हैं? दीर्घ स्वर के हैं। तो इसके अलावा जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो सबसे पहले जीवा की स्थिति के अनुसार किया गया है। क्योंकि जब भी हम किसी वर्ण का, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो सबसे जो बड़ा रोल होता है हमारी जीभ का होता है, उसी के द्वारा हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो इसी आधार पर ये 3 प्रकार बताए गए हैं स्वरों के कि किस प्रकार से जीभ की स्थिति बनती है इनके उच्चारण में। पहला प्रकार है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्यों? क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा कार्य करता है तो उनको कहा जाता है अग्रस्वर। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना है। ई, ए, री। आपने रट्टा नहीं लगाना, इसका उच्चारण करके देखना है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आप आंसर कर पाओगे। जैसे ई, ए, री। इन सभी स्वरों के उच्चारण में जो हमारी जीभ की स्थिति है लगभग एक जैसी है, तो ये जीभ के अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? ये सारे के सारे अग्र स्वर हैं। उसके बाद बारी आती है मध्य स्वर की। मध्य स्वर क्यों? क्योंकि मध्य स्वर एक ही है, ए। ये मध्य क्यों है? क्योंकि जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो बीच वाला हिस्सा है वो कार्य करता है। इसका मतलब जीभ क्या, कौन सा हिस्सा कार्य करता है? बीच वाला हिस्सा कार्य करता है। तो इसीलिए ए है एक मध्य स्वर, याद रखना है, ए एक मध्य स्वर है। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर पश्च स्वर का। पश्च स्वर क्यों? क्योंकि इन स्वरों के उच्चारण में जो जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करता है, इसीलिए ये क्या है? पश्च स्वर है। जैसे आ, उ, ओ, और आगत स्वर। बोल के देखिए तो जो जीभ का हमारा पिछला वाला हिस्सा है वो कार्य कर रहा है इनके उच्चारण में। तो जीवा की स्थिति के अनुसार 3 प्रकार हो गए स्वरों के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इनका विभाजन किया गया है वो मुखाकृति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? मुखाकृति के आधार पर किया गया है। ठीक है। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख की भी आकृति बन जाती है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है बंद। संवृत का अर्थ होता है बंद। मतलब क्या हुआ कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमें मुंह को खोलना नहीं पड़ता, मतलब कि हम बंद मुंह से ही उनका उच्चारण कर पाते हैं, तो वो होते हैं संवृत स्वर। जैसे ई, ऊ। आप बोल के देखिए, इन स्वरों के उच्चारण में हमें कोई ज़्यादा मुंह खोलना नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है? ये हमारे संवृत स्वर हैं। उसके बाद आ गया अर्ध संवृत स्वर। मतलब क्या? कि आधा बंद मुंह। ठीक है। और अर्ध संवृत स्वर में वो स्वर आ जाते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा सा मुंह को खोलना पड़ता है, वो है ए और ओ, मतलब छोटी ए और छोटा ओ। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है विव्रत स्वर। अब आपने ध्यान रखना है कि संवृत का अर्थ होता है बंद और विव्रत का अर्थ क्या हो गया? खुला। आपने कभी देखा होगा कि अगर हम छोटे बच्चे का, चाहे खुद का ही, डॉक्टर के पास दांत चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? आ करो,
उसके आ कहने का मतलब है कि मुंह को पूरा खोलो। तो यहाँ पर विव्रत का अर्थ हो गया खुला, और जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। तो इसका मतलब जो आ है वो एक विव्रत स्वर है। ध्यान रखना है, मध्य स्वर एक ही है ए, और विव्रत स्वर एक ही है आ। उसके बाद जो चौथा प्रकार आ जाता है वो है अर्ध विव्रत स्वर, मतलब कि आधा खुला मुंह। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ए आई, ठीक है, ओ और आगत स्वर। ठीक है, ध्यान रखना है, अर्ध संवृत में छोटी ए और छोटा ओ आ गया, ऐसे पढ़ सकते हैं। और अर्ध विव्रत में बड़ी ए और बड़ा ओ, और उसके बाद आगत आ गया और एक ए आ गया। तो ये याद रखने हैं। ये हो गया मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार हो गए स्वरों के। उसके बाद जो तीसरे प्रकार से इनका विभाजन किया गया है वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। मतलब कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की भी क्या एक आकृति बन जाती है। तो ये कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो वृत्ताकार है और एक अवृत्ताकार। मतलब क्या कि जिन स्वरों के उच्चारण में तो हमारे होंठ एक प्रकार से वृत्त बना देते हैं, गोल हो जाते हैं, तो वो तो होते हैं वृत्ताकार स्वर। और जिनके उच्चारण में ये वृत्त नहीं बनता तो वो हो जाते हैं अवृत्ताकार। उ ओ और आगत स्वर बिल्कुल आसान है, इनको बोलते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, तो ये क्या है? वृत्ताकार स्वर हैं। और आगे देखिए ए, आ, ई, ए, तो इनके उच्चारण में कोई भी वृत्त नहीं बनता, मुंह जैसा है वैसा ही रहता है, तो ये हो गए हमारे अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, तो ये तीसरी प्रकार का इनका विभाजन है। इसके अलावा ह्रस्व दीर्घ स्वर आपने जान लिया है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवा की आकृति के आधार पर भी पूछा जाता है प्रश्न, और इनमें से भी आ जाता है, और यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है। आगे आपने ध्यान रखना है कि जो अयोग वाक् को छोड़कर हमारे 11 स्वर है ना, वो 11 के 11 स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? एक ध्वनि देके आपसे पूछा जाएगा कि अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो आपने ध्यान रखना है कि 11 स्वरों में से भी अगर कोई आपसे पूछा जाए तो ये 11 के 11 स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।